नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। कल अजित पवार का अंतिम संस्कार किया जाना है। सुबह 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब बारामती में अजित पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ में यह अंतिम संस्कार होना है। विद्या प्रतिष्ठान में रखा जाएगा पार्थिव शरीर अजित पवार का, ताकि जो तमाम लोग हैं वो दर्शन कर सके। अंतिम दर्शन करने के लिए उनके पार्थिव शरीर को एक आखिरी बार सबके बीच रखा जाएगा। तो विद्या प्रतिष्ठान वो जगह जहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाना है। तो अजित पवार का विमान हादसे के दौरान देहांत हो गया आज, और वो बेहद दुखद हादसा, क्योंकि हर किसी ने वो तस्वीरें देखी और उस तस्वीर में जब हमने विमान के परखच्चों को उड़ा हुआ देखा और जो 5 लोग साथ में सवार थे, बताए जा रहे हैं कि उनकी भी मृत्यु हो गई है। बारामती में सुबह हुए विमान हादसे ने महाराष्ट्र की राजनीति और पवार परिवार को गहरे शोक में डुबा दिया। इस हादसे में उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन की खबर फैलते ही माहौल गमगीन हो गया। परिवार से मुलाकात करने के लिए तमाम एनसीपी और एससीपी सांसद पहुंचे हुए थे। इसके साथ साथ में हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरीके से जैसे ही इस बात की जानकारी परिवार को मिली, परिवार भी बेहद भावुक नजर आया। और उसके बाद ही सुप्रिया सुले और अजित पवार की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार खुद को जब संभाल नहीं सकी, फूट फूट कर वो रो पड़ी। बारामती में हर चेहरा शोक और सन्नाटे से भरा हुआ दिखाई दिया। और इस बात की खबर मिलते ही तुरंत सुप्रिया सुले और अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार बारामती के लिए रवाना हुए। शरद पवार को भी इस बात की जानकारी मिलते ही वो भी बारामती के लिए रवाना हो गए। और सुबह के समय अजित पवार जिस चार्टर्ड विमान से बारामती आ रहे थे, वो लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अधिकारियों के अनुसार ये क्रैश लैंडिंग थी, क्योंकि बताया जा रहा है कि जिस वक्त लैंड करने की कोशिश पहली बार में की गई, उस वक्त विजिबिलिटी बहुत कम थी, जिसके बाद पायलट ने यह फैसला लिया कि दोबारा से यू टर्न लेकर के विजिबिलिटी थोड़ी सी साफ होने का इंतजार किया जाए और फिर प्लेन को लैंड करवाया जाए। लेकिन विजिबिलिटी क्लियर नहीं हुई और जिस वजह से यह हादसा अब तक बताया जा रहा है। हालांकि ब्लैक बॉक्स से डिटेल्स जुटाने की कोशिश होंगी, क्योंकि ब्लैक बॉक्स को भी कलेक्ट कर लिया गया है। हादसे के बाद से सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार बारामती में पवार परिवार के सदस्यों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। जैसे ही उन्होंने परिजनों को देखा, दोनों अपने आंसू नहीं रोक पाए और वो तस्वीरें वाकई हर किसी को भावुक कर देने वाली थी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद शोक का माहौल देखने को मिला। राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उनकी पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार से मुलाकात भी की, उनका ढांढस बंधाया। और इस वक्त हमसे ज़्यादा बातचीत करने के लिए और कुछ और टेक्निकल जानकारियां हम तक साझा करने के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेधावी सूद जी हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं और इसके साथ कैप्टन कबीर मलिक एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए। सर, आज का दिन ऐसा है कि हम स्वागत तो नहीं कर सकते, लेकिन सवाल सीधा हम ज़रूर पूछना चाहेंगे। सबसे पहले मैं कैप्टन कबीर सर आपके पास आ रही हूँ। मैं जानना चाहूंगी सर कि जब एविएशन इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, हमने देखा है कि पिछले 1 से 2 सालों के भीतर बहुत सारे विमान हादसे हुए। सर, ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी। देखिए, पिछले जो 2025 था, वो हमारा बहुत ही खराब साल गया है एविएशन इंडस्ट्री के लिए, जिसको मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ये ब्लैक ईयर है एविएशन इंडस्ट्री के लिए। और अभी इस साल की शुरुआत हुई है 2026 में, तो ये भी एक बहुत बड़ा हादसा हमें कंसिडर करना चाहिए। और इसका जो रीजन है, मैं मानता हूँ पूरा वेदर है। और वेदर जब क्लियर नहीं था और ये रनवे जब अनएक्टिव रनवे था, इसके ऊपर आईएलएस लैंडिंग की सुविधा नहीं थी और ये इसके ऊपर विजुअल लैंडिंग करनी थी हमें, तो वहां कौन मौजूद था जिसने बॉम्बे एटीसी को या बॉम्बे एयरपोर्ट को इंफॉर्मेशन दी कि आप वहां से टेक ऑफ कीजिए और यहाँ पे आप लैंडिंग कर सकते हैं? तो मैं बड़ा हैरान हूं कि इतनी छोटी सी बात को
इतने बड़े हादसे में तब्दील कर दिया इन लोगों ने। और एक बहुत बड़े कद्दावर नेता और महाराष्ट्र के की जान जिसको कहने वाले थे, वो नेता को हमने खो दिया और अपने बड़े क्रू मेंबर्स को भी इसमें खोया है। तो ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। दूसरी बात, जब पायलट ने देखा था कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट उनका नहीं हो पाया क्लियर, तो ये बाय इन एविएशन लॉ में बिल्कुल क्लियर है कि जब आप ऐसे अनआइडेंटिफाई रनवे के ऊपर लैंडिंग या टेक ऑफ करते हैं और आपका पहला अगर अटेम्प्ट नहीं हो पाता है और वेदर क्लियर नहीं है, तो कंपल्सरी नहीं है आपको दूसरा अटेम्प्ट करना है, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं है उसके ऊपर। और आपको कोई प्रॉपर वहां पर जो है गाइडलाइन नहीं देने वाला है, आपको कोई वहां पे रिसेप्शन नहीं मिलेगी ग्राउंड से कि आप एक्यूरेट लैंडिंग कर पाएंगे। तो जब वीआईपी प्रोटोकॉल के अंदर भी ये आता है कि आपको थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ी लग रहा है तो आपको एटीसी से इमरजेंसी डिक्लेयर करके वापस बैक टू बेस पे जाना चाहिए था। तो ये दूसरी घटना है। तीसरा, जब आपको वहां पता है कि वहां विजुअल लैंडिंग की एक एविएशन में एक बहुत क्लियर लॉ है कि जब आप सन निकलने के बाद, सूरज निकलने के बाद, अगर रनवे पे खड़े होके अगर आपको 5 नॉटिकल माइल तक आसमान में नजर आ रहा है तो आप वहां पे लैंडिंग की परमिशन दे सकते हैं। तो वहां वेदर बहुत खराब था, मैंने देखा विजुअल्स के अंदर भी, और लोगों ने भी बताया वेदर बहुत खराब था, डेंसी था, फॉगी था चारों तरफ। ये उसी का नतीजा है कि हमारे को भुगतान करना पड़ा और प्रेशर में उन्होंने लैंडिंग की है। क्या रीजन रहा है ये पायलट को ही पता होगा, ये इनसाइड जो एयरक्राफ्ट के अंदर थे वो लोग। ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ। मेधावी सूद जी, मैं आपसे भी ये समझना चाहूंगी कि हमने सुना कि आईएलएस क्योंकि छोटे स्ट्रिप्स पर होता नहीं है और जब ऐसे विमान लैंडिंग की जरूरत होती है तो आईएलएस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आसान भाषा में आईएलएस का मतलब भी समझना चाहेंगे। और दूसरी चीज़ ये भी कि मैम, ये बताया जा रहा है कि जिस वक्त सेकेंड अप्रोच की गई उस दौरान मे डे का कॉल भी दिया गया था। मे डे कॉल कितने मिनट के अंतराल में, कितने सेकेंड्स के अंतराल में दिया जा सकता है? क्योंकि ऐसे में तो विमान की जो गति होती है, जब तक मे डे कॉल जाता है रिस्पॉन्स मिल पाना, रेस्क्यू हो पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैम, अनम्यूट कीजिएगा ऑडियो अपना। मैम, क्या आपको आवाज मिल रही है मेरी? मैम, सुन पा रहे हैं अभी आप मुझे? जी जी। हाँ जी, तो आपने जैसे कि बताया आईएलएस सिस्टम एक इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम होता है जो कि सारे बड़े एयरपोर्ट्स पे, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और भी सभी कंट्रीज के एयरपोर्ट पे प्रेजेंट होता है। तो जब हमारा वेदर जो मिनिमाइज होते हैं, जब हमारी विजिबिलिटी बहुत कम होती है, क्लाउड्स होते हैं, बारिश हो रही होती है और पायलट जो होता है वो नहीं देख पा रहा होता है कि उसे लैंड कैसे करना है, तब हमारा आईएलएस सिस्टम जो है वो काम में आता है। और हमारे एयरक्राफ्ट में ऐसे इक्विपमेंट होते हैं और हमारे रनवे पे ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें लैंडिंग में बहुत ज्यादा हेल्प मिल पाती है। एक तरीके से ऑटोमेटिक लैंडिंग हो पाती है। दूसरा सवाल मैम जो आपने पूछा था, मेडे कॉल। मेडे कॉल मतलब हमारे जो इमरजेंसी कॉल होते हैं वो एक पैन कॉल होता है और मेडे कॉल होता है। तो पैन कॉल जब हम करते हैं तब उसका यही मतलब होता है कि हमें रिक्वायरमेंट है कि हमारी मदद की जाए, लेकिन हम लोग अभी एकदम इमीडिएट डेंजर में नहीं है। पर जब हम मेडे कॉल देते हैं तब हमें पता होता है कि हम डेंजर में हैं और अभी हमारे साथ कुछ दुर्घटना घटने वाली है या फिर हम बहुत ज्यादा खतरे में हैं। तो हमें मानते हैं कि एयरक्राफ्ट जो है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब एक पायलट मेडे कॉल देता है तो उसका यही होता है कि अगर कल बाद में अभी कोई घटना घटने भी वाली है तो ज्यादा से ज्यादा जो बचाया जा सकता है, जो भी मदद की जा सकती है, उसके लिए वो एकदम तैयार हो। क्योंकि जब कोई दुर्घटना घटती है तो एक एक सेकंड जो है वो बहुत कीमती होता है। ठीक है मैम, लॉटरी में अब एक बार फिर से कैप्टन कबीर सर, मैं एक और चीज समझना चाहूंगी, क्योंकि जिस विमान का जिक्र किया जा रहा है इस हादसे के दौरान, इसी विमान के बारे में ये जानकारी आई थी कि साल 2023 सितंबर का वो महीना था जब इस विमान में खराबी आई थी और उस वक्त ये कहा जा रहा है कि मुंबई एयरपोर्ट पर 2 साल पहले ही मुंबई एयरपोर्ट पर ही इस विमान में खराबी आई थी। लेकिन उसके बाद सर कैसे आखिर एविएशन इंडस्ट्री में ऐसे विमानों को दोबारा से फ्लाई करने का मौका मिल जाता है? क्या इन पर दोबारा चेक नहीं किया जाता? इनकी सिक्योरिटी कितनी मजबूत है, नहीं है, कोई खामियां तो नहीं रह गई है? इसे फ्लाई करने की अनुमति मिली कैसे? सुरभि, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, जो 2023 में घटना हुई थी बॉम्बे एयरपोर्ट पे हुई थी और लेजर जेट एयरक्राफ्ट था जो जेट सेट गो का था, जेट सर्व का था।
और वो घटना कोई इंजन के खराबी होने से या टेक्निकल किसी डिसऑर्डर होने से नहीं हुई थी। उस दिन बारिश बहुत ज्यादा थी और रनवे बहुत फिसलनदार था। तो जिस टाइम पे उन्होंने टच डाउन किया था उस टाइम पे उनकी थोड़ी सी हार्ड लैंडिंग थी, जिस वजह से वो एयरक्राफ्ट फिसल के रनवे से नीचे उतर गया था। लेकिन सबसे अच्छी बात रही कि वो उसमें किसी को चोट नहीं है और सभी लोग जो उसमें पैसेंजर्स थे वो सेफ थे। इस लेजर जेट की मैं हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। 15 से 20 साल के अंदर इसमें 300 एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं वर्ल्ड के अंदर, एयर के अंदर। लेकिन इनके अंदर जो अभी तक घटना, ये 3 ही घटनाएं हैं, जो ये कल वाली घटना है और 2023 की घटना और एक इससे पहले घटना हुई थी। तो अगर हम इसको कहें कि ये कोई एयरक्राफ्ट फिट नहीं था, अनफिट था, ऐसा नहीं है। एक वीआईपी उसके अंदर फ्लाई कर रहा था और सारे जो वीआईपी प्रोटोकॉल होते हैं, उनके मापदंड जो होते हैं, उनके ऊपर उनको वेरीफाई करके, इनके जो मेंटेनेंस लॉगबुक को चेक करके और सारी इंजन की लॉगबुक को चेक करके ये परमिशन दी गई थी। जो प्रॉब्लम मेन थी वो मैंने आपको बताया कहाँ प्रॉब्लम रही होगी, और उसको अगर ये आज डिले करते, मान लीजिए रैली उन्होंने करना था, रैली थोड़ा लेट हो जाती 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद, तो शायद आज यदि अजीत पवार जी हमारे बीच में होते। लेकिन ये अनहोनी हुई है क्योंकि हमने सेफ्टी को नजरअंदाज किया है। और जब भी एयर के अंदर आप किसी भी सेफ्टी को अगर नजरअंदाज करेंगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। ये जो आज का रिजल्ट है, जो आज की घटना है, ये सेफ्टी को नजरअंदाज करके की गई है, करने से हुई है, जिस वजह से हमें इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। देश के कद्दावर नेता, महाराष्ट्र की जान कहने वाले पॉलिटिक्स के अंदर एक नए एक्सपेरिमेंट करने वाले जो बेधक और बेडर और निडर नेता थे, उनको खो दिया हमने। और हमारे होनार इसके अंदर पायलट भी गए हैं, कुछ क्रू मेंबर्स भी इसके अंदर चले गए। सर, लेकिन बताया जाता है कि लियरजेट 45XR की जो बात आती है, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि इसमें 2 ऐसे इंजन होते हैं कि अगर एक इंजन प्रॉपर्ली काम नहीं करता, दूसरा इंजन उसे सुरक्षित रखता है, क्रैश होने नहीं देता है। लेकिन सर, जब इतना मजबूत विमान विजिबिलिटी को अपने रडार पर नहीं ले पाया और ये उसके बाद कहा जाता है कि हमें अपनी आंखों से भांप करके रनवे स्ट्रिप पर ये गति को देखना पड़ता है, साथ ही दिशा को देखना पड़ता है, रनवे कहाँ है उसे अलाइन करना पड़ता है। सर, ये 2-3 चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत मिक्सअप हो जा रही है। इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल चाहूंगी सर जी। तो भी मैं आपको बताना चाहूंगा, एयरक्राफ्ट का काम, उसके अंदर रेडार्स है जी, उसके अंदर आईएलएस लैंडिंग सिस्टम है, उसके अंदर सारे जो आपके इन इमरजेंसी में यूज होने वाली चीजें वो ऑलरेडी इसके अंदर है। आप और कॉशन लाइट आपको कॉकपिट में कोई भी मिस्टेक या कुछ होती है वो बताती है। जो मेडे कॉल गई है वो उनके सेकंड अटेम्प्ट करने के वक्त गई है, और वो मेडे कॉल उन्होंने घबराए हुए अंदाज में, मैंने जो मेरे को पता चला है वो भेजी है, क्योंकि उस टाइम एयरक्राफ्ट अनकंट्रोल हो चुका था। दूसरी बात, विजिबिलिटी के लिए मैंने आपको बहुत क्लियर बताया है कि वो जो रनवे है अनएक्टिव रनवे था, और उस पर ट्रेनिंग पायलट्स जो है वो ट्रेनिंग करते हैं। ये वर्ल्ड वार 2 में बनाए हुए रनवे हैं जिनको आज ट्रेनिंग स्कूल यूज कर रहे हैं। अगर वीआईपी प्रोटोकॉल को लैंड कराना था तब बॉम्बे से इन्होंने टेक ऑफ किया था, तो वहां के जो एटीसी ने इनको जो परमिशन दी है वो गलत परमिशन दी है इनको, क्योंकि विजिबिलिटी क्लियर नहीं थी। आज सुबह 8:45 पे भी एकदम वेदर खराब था, डेंसी था, चारों तरफ फॉग था, और उसके बावजूद उन्होंने लैंड किया। तो जो ये पायलट था, ये अभी इस वाले एयरक्राफ्ट सीरीज के ऊपर जो मैंने इनकी हिस्ट्री चेक करी है, वो विजुअल लैंडिंग के लिए रेडी नहीं था। उसने कोई विजुअल लैंडिंग नहीं करी है इस वाले एयरक्राफ्ट पे आज तक। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक रही है, और उस टाइम में मुझे लगता है उनका कॉन्फिडेंस लूज हुआ है, और इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग ना होने की वजह से, इक्विपमेंट ना होने की वजह से ये घटना घटी। ठीक है, घबराहट की वजह से। अब मेधावी जी, थोड़ा सा और डिटेल में हम समझना चाहेंगे कि पायलट की मानसिकता उस वक्त कितनी मजबूत होनी चाहिए जब इस तरीके के चैलेंजेस आते हैं सामने, तो फिर किस फ्रेम जोन में उन्हें, क्योंकि माइनर ऑफ सेकंड्स, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। तो मैं ये समझना चाहूंगी कि कितना अलर्ट रहना पड़ता है, और क्या पहले से उन रनवे से जुड़ी हुई जानकारियां भी उनके जहन में क्या होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि कहाँ का रनवे स्ट्रिप कितना छोटा है या फिर कितना एक्टिव है या नहीं है, और उस आधार पर आपका माइंड उस वक्त काम करता है। मैम, आपका ऑडियो फिर से म्यूट। जी, आवाज सुन पा रही है मैम? जी जी बिल्कुल मैम। मैम, मुझे इस बात का पता नहीं था कि जो पायलट्स है उन्होंने इस एयरक्राफ्ट पे अभी तक विजुअल लैंडिंग करी ही नहीं है। जैसा कि सर ने कहा, एक पायलट को एक एयरक्राफ्ट के बारे में हर जानकारी होती है। हम घंटों ट्रेन करते हैं एक एयरक्राफ्ट पे लैंडिंग करने के लिए,
पर लेकिन अगर हम लोगों ने कुछ पहले प्रैक्टिस नहीं किया है तो उस चीज को अचानक से जब हम एकदम से करने लग जाएंगे और हमारे जो वेदर है वो भी हमारे साथ नहीं दे रहे हैं तो डेफिनेटली किसी का भी कॉन्फिडेंस लूज होता है। जब हमारी ट्रेनिंग ही शुरू करते हैं उस टाइम पे भी हम इतने घबराए हुए होते हैं, धीरे धीरे करके हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो ऐसे में अगर हमें अचानक से कुछ करने बोल दिया जाए तो मैम कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लूज हो जाता है। ट्रेनिंग के मामले में हम लोग कमर्शियल पायलट लाइसेंस लेने के लिए ही पहले हम 200 घंटा ट्रेन करते हैं। उसके बाद हम हर 6 महीने में सिमुलेटर ट्रेनिंग भी करते हैं। हर साल हम लोगों को रिटन एग्जाम्स देने होते हैं। रिटन एग्जाम्स के साथ साथ हम लोगों को अपना लाइसेंस करंट रखने के लिए दोबारा से फ्लाइट करके इंस्ट्रक्टर के साथ में हमें ये बताना पड़ता है डीजीसीए को, गवर्नमेंट को, कि हम अभी भी कैपेबल हैं फ्लाई करने के लिए और अभी भी हमारे जो स्किल्स हैं वो हमारे मजबूत हैं। उसके साथ साथ हम लोगों को हमारी फिटनेस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। फिटनेस के साथ साथ हमारी स्लीप जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। अगर जो पायलट्स हैं उन्होंने रात में प्रॉपरली स्लीप नहीं लिया, रात में दिन में जब भी उन्हें फ्लाई करना है उससे पहले वो अलर्ट नहीं है, उनके घर में कोई समस्या चल रही है, तो बहुत सारे इससे ह्यूमन फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से जो पायलट है उसका ध्यान भटक जाता है, जिसकी वजह से वो जो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में डिसीजन लेने होते हैं वो नहीं ले पाता है और उसकी वजह से हादसे घटते हैं। ठीक है सर, एक ऐसी जानकारी भी सामने आई थी कि साल 2021 का वो समय था जब कंपनी की ओर से सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस यस प्लीज गो अहेड। सर, जिस चार्टर्ड प्लेन में अजित पवार सवार थे उनके साथ जो 5 और लोग सवार थे, तो सर इसके बारे में जानकारी मिली कि साल 2021 के दौरान कंपनी ने इस विमान का प्रोडक्शन पूरी तरह बंद कर दिया था। 200 प्लेन हादसे दुनिया भर में हो चुके और इसी वजह से इस प्लेन को लेकर के लोगों में भी थोड़ा बहुत वो डर रह गया था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि और दुर्घटनाएं हो, जिस वजह से इस पर ब्रेक लगा दिया गया प्रोडक्शन को लेकर के। आपने भी कहा क्योंकि ऐसे 3 से 4 मामले बड़े जो सामने आए थे, तो इसको लेकर भी सर जब इस तरीके के मामले आ जाते तो क्या एविएशन इंडस्ट्री को थोड़ा और फोकस, थोड़ा और अलाइंड होकर के इस मजबूती पर ध्यान नहीं देना चाहिए? मैं सिक्योरिटी चेक्स के बारे में भी आपसे जानना चाहूंगी, कितने समय के बाद में सिक्योरिटी चेक्स की जाती है विमानों की? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुरभि की एयरक्राफ्ट एक मशीनरी है और मशीनरी कब खराब हो जाए, कैसे खराब हो जाए, ये किसी को कोई आइडिया नहीं है। मान लीजिए आज आपने उसका मेंटेनेंस किया है और इवनिंग में उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। मशीनरी के ऊपर 100% डिपेंड रहना ये एक बहुत अनसुलझा सा क्वेश्चन है। और जैसे आपने बताया कि इसका प्रोडक्शन बंद हो गया था, हर 10 साल के बाद जो भी एक विमान कंपनी होती है वो अपने एयरक्राफ्ट के अंदर एक अपग्रेडेशन करती है और नए सीरीज के एयरक्राफ्ट लेके आती है जो ऑन डिमांड मार्केट में होता है। तो ये जो एयरक्राफ्ट है ये बहुत पुरानी सीरीज का एयरक्राफ्ट है और इसकी लाइफ अभी 5 साल और बची हुई थी। तो अभी इसको चला रहे थे, इसमें कोई खराबी नहीं थी, क्योंकि कोई भी एयरक्राफ्ट है, आप किसी भी सीरीज का एयरक्राफ्ट ले लीजिए, जब उसकी मेंटेनेंस बुक के अंदर, उसका लॉग बुक के अंदर किसी भी पर्टिकुलर स्पेयर पार्ट्स के बारे में उसका एक टाइम निर्धारित होता है कि ये 6 महीने चलेगा, 6 साल चलेगा या 1.5 साल चलेगा। तो जब वो खराब या नहीं है, अगर खराब है तो उसको रिप्लेस किया जाएगा, नहीं है उसका टाइम लॉग पूरा हो गया है तो उसको रिप्लेस करके नया डाला जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर वो ठीक है तो चलता जा रहा है। लॉग बुक इसीलिए मेंटेन की जाती है एयरक्राफ्ट की कि उसकी एक एक पार्ट की उसके अंदर हिस्ट्री होती है और उस हिस्ट्री के मुताबिक मेंटेनेंस और एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट के लोग उसको डे बाय डे हर महीने चेक किया जाता है और जो उसके अंदर खामी या कमी पाई जाती है उसे रिपेयर किया जाता है। और किसी पर्टिकुलर पार्ट का अगर टाइम पीरियड पूरा हो गया है, चाहे वो सही भी और काम करने लायक है, फिर भी उसको रिप्लेस करके दूसरा लगाया जाता है। इसके अंदर किसी प्रकार की भी अनदेखी नहीं की जाती। इस एयरक्राफ्ट की फिटनेस और फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वीआईपी प्रोटोकॉल के देखते हुए 3 दिन पहले पूरे इसके चेक्स किए गए थे और पहले भी इसमें कई बार अजीत पवार जी फ्लाई किया है, ऐसा नहीं पहली बार ही कर रहे हैं, और भी दूसरे मिनिस्टर्स लोग किए हैं। लेकिन जो हादसा हुआ है वो टेक्निकल इशू नहीं रहा है, आप इस बात को सोच लीजिए। प्रॉब्लम जो मैंने बताई है, देखो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। हाँ। क्योंकि जिस पायलट ने अपनी जान गंवाई है वो मेरी कम्युनिटी का हिस्सा है और उसके लिए मेरे मन में आज भी रिस्पेक्ट है और हमेशा रहेगी। ये हमारा एक एविएटर्स का एक सिनेरियो होता है कि हमने काम करना है, आज हमारी लाइफ है कल नहीं है, कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन हम चलते हैं कि हम भी सेफ रहें और हम अपने पैसेंजर्स को भी सेफ रखें। तो किसी को ब्लेम करना ठीक नहीं है, लेकिन मेरा जो अनुमान है इसमें बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है कि किसने उस टाइम उसको टेक ऑफ करने की परमिशन दी और वहां लैंडिंग करने की परमिशन दी। ये सबसे पहले आपको देखने का नतीजा है और ब्लैक बॉक्स आ जाएगा, उसके अंदर पता चल जाएगा कि टेक्निकल है। मैं आपको बता दूं, मैंने अहमदाबाद एयरक्राफ्ट के बारे में
जब मेरे पास सबसे पहला वीडियो, सबसे पहला मेरा इंटरव्यू, न्यूज इंटरव्यू हुआ था, तो मैंने पहले ही क्षण में देखते ही विद इन ए सेकंड बता दिया था कि एयरक्राफ्ट का पावर लॉस की समस्या है। लोगों ने बोला फ्लैप ये था, वो हो गया, और उसको सुबोटेज कर लिया, कहीं से उसको हायर कर लिया। ये मैंने बिल्कुल हर चीज को मना किया था, और फाइनल ऑफ द डे यही निकला कि उसका फ्यूल कट ऑफ कर दिया गया था, और जिस वजह से ये हादसा हुआ, उसका पावर लॉस हुआ, इसलिए वो हाइट नहीं गिर। मैं आज भी वही कह रहा हूँ, यहाँ पे जो प्रॉब्लम हुआ है वो वेदर बहुत बड़ा है, और दूसरा वहां पे जो विजुअल लैंडिंग थी उसके लिए वो जो उस टाइम में कॉकपिट में शख्स मौजूद थे वो उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो पाए थे, जिस वजह से ये हादसा हो गया। सर, आपने क्योंकि 2-3 बातों का जिक्र किया, इस वजह से मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि जब ये कहते हैं कि जब इस तरीके की विजिबिलिटी की दिक्कत होती है तो क्या और ऑप्शंस उनके पास रह जाते हैं पायलट्स के पास। दूसरी चीज़ सर ये भी कि जब ILS सिस्टम मौजूद है नहीं है, इस बात की जानकारी लेनी कितनी ज़रूरी हो जाती है पहले। और आपने ये भी कहा कि ATC की ओर से क्लियरेंस क्यों दिया गया उस बारे में, ATC को जबकि पहले से जानकारी थी। तो सर ये कितना इम्पोर्टेंट होता है, इसमें ATC का भी रोल, ये भी आपसे समझना चाहूंगी। मैम, मैं आपको बहुत क्लियर दोबारा बताना चाहता हूँ। एक हादसा केदारनाथ के अंदर सुबह 5:30 बजे हुआ था, हेलीकॉप्टर गिरा था, वो भी लो विजिबिलिटी की वजह से गिरा था। जबकि एविएशन में एक लॉ है, अगर सन निकलता है, सन निकलने के आधे घंटे के बाद विजिबिलिटी क्लियर है, तो उसके आधे घंटे के बाद आप टेक ऑफ लैंडिंग कर सकते हैं। सेम इंसिडेंट इसके अंदर होता है। अगर आपके पास ILS है तो आप रात दिन, जैसे मेधावी ने बताया, वो सारा एक्सप्लेन कर चुकी हैं, और इनकी नॉलेज इस कम उम्र के अंदर बहुत ज्यादा है। इसके लिए मैं इनको अप्रिशिएट करना चाहूंगा, और इनका बहुत ब्राइट फ्यूचर है एविएशन के अंदर। आप ऐसे रहें और अपनी नॉलेज को गेन करते रहें। तो ILS ना होने की वजह से जब वहां विजुअल लैंडिंग करनी थी, तो वहां के पूरे जो मेट्रोलॉजी का जो उनका वेदर था, वेदर रडार था, और जो ग्राउंड के ऊपर स्टाफ, उनको सपोर्टिंग टीम थी, उनको क्लियरली इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए थी टेक ऑफ होने के टाइम पे। लेकिन उन्होंने मिसकम्युनिकेट किया। उनको लगा कि यहाँ से टेक ऑफ करेंगे, आधा घंटा लगेगा, तब तक शायद हो सकता है विजिबिलिटी क्लियर हो जाए और पायलट लैंड कर लेगा। ये सब चीजें जो है अनुमान पे चल रही थी। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से हो सकता हो ऐसा ना हो, लेकिन मुझे जो लगता है, लेकिन हुआ कुछ और। जब तक प्लेन वहां पहुंचा बॉम्बे से 20-25 मिनट मेरे पास समय का थोड़ा सा अभाव है, और उसके बाद ये घटना हो गई। जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और इतनी बारीकी से जानकारी हमारे साथ साझा की।